नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं विष्णु मोहन और नोएडा स्टूडियो से हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद है। बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं कि बाजार की आज अगर चाल देखें तो बाजार की जो तेजी थी वो पूरी तरह से गायब होती दिख रही है। बिल्कुल सपाट अब निफ्टी हो चुका है। 25,675 के आसपास निफ्टी बैंक की तेजी हालांकि बनी हुई है। अभी भी निफ्टी बैंक 425 अंकों की मजबूती दिखा रहा है। तो यानी ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन बैंकिंग शेयर्स लगातार यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं और बैंकिंग में भी सरकारी बैंकों से सपोर्ट यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसके अलावा रियल एस्टेट और आईटी ये कुछ ऐसे सेक्टर है जहाँ पर अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन दबाव कहाँ से आ रहा है? तो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स हैं, फार्मा है, एनर्जी है, मेटल्स में मुनाफा वसूली दिख रही है। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर है जहाँ पर मुनाफा वसूली दिख रही है। लेकिन अगला 1.5 घंटा आपके लिए काफ़ी पावरफुल रहने वाला है और जहाँ पर हम ढेरों आपके लिए स्टॉक आइडियाज़ लेकर आएंगे, आपके लिए स्ट्रैटेजी तैयार करा पाएंगे। तो क्या क्या होगा अगले 1.5 घंटे वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। अगले चंद मिनटों में ही हम आपके लिए एफएनओ स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे। मार्केट में जो ये गिरावट है इसके पीछे की वजह बताएंगे, आपके लिए एक ट्रेड सेटअप बताएंगे, इंडेक्स लेवल की स्ट्रैटेजी बताएंगे। क्लोजिंग ट्रेड्स होगा 2:10 पे, हमारे एक्सपर्ट्स आपको ये आइडिया देंगे और 2:40 में ऑप्शन का एक बेहतरीन ट्रेड आपके लिए मौजूद होगा। मार्केट एट 3 होगा 3 बजे, जहां एक्शन वाले स्टॉक्स की पूरी लिस्ट हम आपके सामने रख देंगे। फिर 3:10 पे बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स होगा। इवेंट्स टू वॉच हम आपको बताएंगे 3:20 पर। चलिए, तो ये कुछ बड़े एक्शन अगले 1.5 घंटे में हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन बाजार की बड़ी बातें आज ये है कि दिन की ऊंचाई से देखें तो निफ्टी करीब 200 अंक नीचे आ चुका है और किसी भी वक्त अब लाल निशान में भी निफ्टी आ सकता है। तो ये जो तेजी है वो टिक नहीं पाई, लेकिन बैंक निफ्टी की मजबूती बरकरार है। जितनी तेजी शुरुआती कारोबार में दिख रही थी, उतनी तेजी अभी भी बैंक निफ्टी में दिख रही है और 60,000 के ऊपर निफ्टी बैंक टिकता हुआ नजर आ रहा है। आज जो बाजार के मजबूत सेक्टर है उसमें आईटी, नतीजों से पहले इन्फोसिस, नतीजों के बाद इन्फोसिस में करीब 5% से ज्यादा की तेजी दिख रही है और ब्रोकरेज हाउसेस की जिस तरह की रिपोर्ट आई थी उससे ये तेजी और भी बढ़ी है और इसका फायदा पूरे ही आईटी सेक्टर को मिल रहा है। इसके अलावा रियल एस्टेट लगातार कमजोरी के बाद अब यहां पर थोड़ी खरीदारी लौटी है, जिसमें प्रेस्टीज एस्टेट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स में 2% के आसपास की तेजी दिख रही है। लेकिन आज दबाव आ रहा है फार्मा शेयरों से। मैनकाइंड, सिप्ला जैसे स्टॉक्स में आज काफी ज्यादा गिरावट दिख रही है। निफ्टी फार्मा को देखें तो वो तो कमजोर है ही और साथ साथ कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में गिरावट 3 से 4% तक की गिरावट दिख रही है। तो ये थी बाजार की बड़ी बातें। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में कहां एक्शन दिख रहा है, वो बजर्स की कौन सी लिस्ट है, ये जानने के लिए चलते हैं बंगलुरु अपने सहयोगी मानसी के पास। मानसी, गुड आफ्टरनून। बताइए बजर्स की लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स हैं? बिल्कुल विश्वमोहन, गुड आफ्टरनून। आज फर्स्ट हाफ में जो सेक्टर परफॉर्म कर रहा था, सेकंड हाफ तक भी उसी सेक्टर ने बाजार को सबसे बेहतरीन तरीके से संभाल कर रखा है, वो है आईटी सेक्टर। आईटी शेयरों में अच्छी खासी तेजी का दौर आज के सत्र में हम देख रहे हैं। चाहे फिर वो लार्जर आईटी प्लेज हो या छोटी मझौली आईटी कंपनियां, अच्छा खासा एक्शन वहां पर नजर आ रहा है। हो भी क्यों ना, एक एक कर अब नतीजों का सिलसिला चल पड़ा है और रिजल्ट सीजन की शुरुआत आईटी मेजर के रिजल्ट से ही होती है और उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं कि ये शाइन जो है आईटी सेक्टर में इंडेक्स भी मजबूती दिखाते हैं और लार्जर प्लेस लाइक इन्फोसिस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, एलटीआई, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, ये तमाम में अच्छी खासी मजबूती है। 1100 अंकों की बढ़त तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में ही नजर आ रही है। इन्फोसिस नतीजे आए थे और नतीजे जब आए उसके ठीक बाद हमने देखा कि स्टॉक में मूवमेंट बुधवार के दिन कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रोथ को लेकर कंपनी काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आई और साथ ही एआई डेवलपमेंट, जो टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने की बात कही उन्होंने, ये सारी चीजें थी। और ऑल इन ऑल स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स, कोई जबरदस्त नहीं लेकिन अच्छे नंबर्स और इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स कहे जाएंगे। इसका इम्पैक्ट है जो कि दिख रहा है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में भी करीब 5% की बढ़त है। इसके अलावा अगर हम देखें फार्मा शेयरों में आज के सत्र में दबाव नजर आ रहा है।
बिकवाली फार्मा, ना सिर्फ फार्मा लेकिन उसके सब स्पेसेस में भी आप देख पाएंगे हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल, क्रैम, सीडीएमओ, इन तमाम में हम देख रहे हैं एक गिरावट के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। लाइक्स ऑफ सिप्ला, मैनकाइंड, सन फार्मा, ग्लैंड फार्मा सारे लाल निशान के साथ इस वक्त कामकाज करते हुए करीब 2 से 3% की गिरावट यहां पर आप पाएंगे। साथ साथ बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भी नजर रखें क्योंकि नतीजों के सीजन की शुरुआत भले ही आईटी से होती है लेकिन क्वार्टरली अपडेट्स की शुरुआत जो होती है वो बैंक्स एंड फाइनेंशियल से। क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ सिनेरियोज दुरुस्त नजर आ रहे थे एंड साथ साथ अब नतीजे भी आना शुरू हुए हैं। फेडरल बैंक क्वार्टर 4 में कंपनी के प्रॉफिट में हमने 20% की बढ़त देखी ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस सालाना आधार पर, और उसके बाद इनफैक्ट ये बढ़त जो है हमारे अनुमान से भी बेहतर थी, अहेड ऑफ एस्टिमेट्स। स्टॉक जबरदस्त रनअप दिखाते हुए करीब 9% की बढ़त वहां पर देखने को मिल रही। ठीक उसी तरह एक्सचेंज एंसेसरी और प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर भी नजर रखिएगा जरूर। एंजल 1 के नतीजे आते हुए देखिए हर पैमाने पर नंबर्स अच्छे, ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट, उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में जबरदस्त मूव देखने को मिला है। हाँ, इसी तरह से हमने देखा आनंद राठी के भी नंबर्स आते हुए दिखे थे लेकिन उसके बाद ये स्टॉक ने इतना परफॉर्म नहीं किया था। बुधवार के दिन नतीजे आए थे, वहां से अब संभलने की कोशिश जरूर करता हुआ, लेकिन प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में ग्रो भी ताजा लिस्टिंग, हालांकि इनके नतीजों की अगर बात करें 3% राइज कंपनी ने क्वार्टर 3 रिजल्ट्स में अपने शेयर्स में देखा है। स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर्स जिसमें करीब 580 करोड़ इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। सो न्यूज फ्लोज हैं, रिजल्ट बैक्ड एक्शन है। एंजल 1 और ग्रो दोनों ही स्टॉक्स बढ़िया मजबूती दिखाते हुए करीब 7 से लेकर 8% तक की बढ़त। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी पर नजर रखे, कंपनी के एयूएम्स में 23% की बढ़त सालाना आधार पर करीब 10,76,000 करोड़ के एयूएम्स आते हुए देखने को मिले हैं। प्रॉफिट के फ्रंट पर 45% का इजाफा देखने को मिला है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी हमारे बजिंग स्टॉक की लिस्ट में है। पॉजिटिव न्यूज फ्लो का एक्शन यहां पर बरकरार। जेन टेक्नोलॉजीज डिफेंस मिनिस्ट्री से कंपनी को 440 करोड़ के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। ऑर्डर विन का एक पॉजिटिव ये है, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर विन आते हुए जेन टेक्नोलॉजी के लिए। सो पॉजिटिव न्यूज फ्लो है जिसका एक असर है। एलटीआई, माइंडट्री, सिप्ला और फूड डिलीवरी शेयर, इन पर नजर रखें। एलटीआई माइंडट्री कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, अभी थोड़ी देर पहले खबर आती हुई दिखी थी, 3000 करोड़ के ऑर्डर विन किए हैं कंपनी ने, जिसके चलते फोकस रेडार पर है। सिप्ला कंपनी की लेनेरोटाइड दवा की सप्लाई पर रोक लगी है, सो एक कंसर्न है कंपनी के लिए और उसी का असर हम देख रहे हैं। आज तो फार्मा चल भी नहीं रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फूड डिलीवरी स्पेस, जोमैटो, इटर्नल जैसे शेयरों में आज हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड्स और वॉलेटाइल क्यूज नजर आ रहे हैं। ऑल इन ऑल अच्छी खासी खबरें हैं और अच्छी खासी खबरों का पॉजिटिव रिएक्शन हम स्टॉक्स में देख रहे हैं, बारिंग अ फ्यू फार्मा सेक्टर और साथ ही फूड डिलीवरी स्पेस को अगर छोड़ दे तो। लेकिन चलिए, ये तो बजिंग स्टॉक्स हुआ, लंबी फहरिस्त रही बजिंग स्टॉक्स की, लेकिन न्यूज फ्लो के लिहाज से इंडेक्स वाइज भी काफी हद तक इंपैक्ट पड़ता दिख रहा है। और इंडेक्स की अगर बात करें, अभिषेक गुड आफ्टरनून। फर्स्ट हाफ में तो उम्मीद अच्छी खासी जगी थी, कई सेशंस की वॉलेटिलिटी के बाद आज भारतीय बाजार ने बढ़िया शुरुआत की। ऊपरी स्तरों से अब हल्की फुल्की मुनाफा वसूली दिख रही है। क्या कहते हैं मार्केट की स्ट्रैटेजी, आउटलुक क्या है? मानसी गुड आफ्टरनून। देखिए, 3 दिन से कहानी वही है कि बाजार जा तो रहा है 25,800 से 900 की रेंज में, लेकिन वहां पर जाकर फंस रहा है और वहां से रिवर्सल आ रहा है। तो थोड़े बहुत हम देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी है, अदरवाइज तो कुछ अच्छी चीजें बाजार के लिए निश्चित तौर पर हैं। लेकिन आज की गिरावट क्यों हुई है, पहले इसको बता देते हैं, उसके बाद हम इंडेक्स की स्ट्रेटजी पर आएंगे। आज आप देखिए 2 दिनों की बाजार में गिरावट हुई थी। आज अच्छी शुरुआत हुई, इंट्राडे में हमने देखा कि अब लगभग 200 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी में हो गई थी। वो सारे के सारे जो गेंस थे लगभग पूरे के पूरे सरेंडर कर दिए हैं निफ्टी ने, और देखिए सपाट कारोबार हो रहा है। तो प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। बाकी रिलायंस के नतीजे आज शाम आ जाएंगे। कल नतीजों के लिहाज से काफी अहम दिन है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंकिंग के कई सारे नतीजे कल आएंगे, यस बैंक के नतीजे कल आएंगे। तो कहीं ना कहीं अब ट्रेडर्स को इंतजार है कि बड़े नतीजे आ जाए, क्योंकि वेटेज काफी ज्यादा है रिलायंस का, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का इंडेक्स में, दोनों के दोनों इंडेक्स में। मतलब एचडीएफसी बैंक की बात करें और आईसीआईसीआई की, तो निफ्टी में भी अच्छा खासा वेटेज है। एफआईज की बिकवाली जो है लगातार परेशान कर रही है और हम देख रहे हैं कि क्वांटम बढ़ रहा है मानसी, और ये चीज निश्चित तौर पर थोड़ी चिंताजनक है। और एफआईज अगर बेचती हैं तो कहां बेचते हैं, मतलब ये क्लियर कट है, साफ है कि या तो बैंकिंग में ज्यादा बेचेंगे या फिर आईटी में। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एचडीएफसी बैंक का शेयर पिटाई का शिकार हुआ है, निश्चित तौर पर बिना एफआईज की सेलिंग के ये संभव नहीं है। आज थोड़ा संभलता हुआ दिख रहा है। एक चीज और है, 25,800 के बारे में हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो लेवल है बहुत क्रूशियल है। 25,800 पर आप देखेंगे कि लगभग ओपन इंटरेस्ट जो है 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का है, और 25,900 26,000 में भी हम देख रहे हैं कि कॉल राइटिंग जम के हो रही है। तो ये हर्डल्स हैं बाजार के लिए और बाजार वहीं पर रुकता नजर आ रहा है। बाकी
टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं हैं, ट्रेड डील को लेकर मतलब हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी राजीव अग्रवाल ने कहा कि बातचीत हो रही है, लेकिन कब होगी पता नहीं। और बाकी यूएस में जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर भी अब पता नहीं बात कहां पहुंची, वो भी फिलहाल टलती दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीजें बाजार में थोड़ी निराशा पैदा कर रही हैं और इसी के चलते ऊपरी स्तर पर टिकने में दिक्कत आ रही है। अब आज के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये है बड़ा सवाल। आज आप निफ्टी में देखिए तो 25,800 एक बड़ा हर्डल है। रिलायंस के नतीजे आएंगे, इंट्राडे में जो बढ़त था गंवाकर 1460 रुपए के आसपास रिलायंस आपको सपाट कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो जो सपोर्ट लेवल्स हैं निफ्टी के लिए वो है 25,700 25,500 के, और जो रेजिस्टेंस के जो लेवल है निश्चित तौर पर 25,800 26,000 एक बड़े रेजिस्टेंस है। जब तक इस जोन में रहता है 25,700 से लेकर मेरा मानना है कि 26,000 तक, तब तक बाजार में आपको एक तरफा मूव देखने को मिलेंगे नहीं, ये वोलेटिलिटी हावी रहेगी। मेरा मानना है कि 25,800 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आ जाती है और 2-3 दिन वो सस्टेन नहीं कर जाती है, तब तक बाजार में तेजी का ट्रेड बनाना थोड़ा सा मुश्किल निश्चित तौर पर होगा। मेरा मानना है कि इंडेक्स में आप फ्रेश ट्रेड ना करें अभी, अगर अब तक नहीं किया है तो अभी छोड़ दीजिए। अब जो करना होगा सोमवार करेंगे, तब तक हमारे पास क्लैरिटी होगी कम से कम नतीजों के फ्रंट पर कि रिलायंस के, एचडीएफसी बैंक के, आईसीसी बैंक के नंबर्स कैसे आते हैं। और अभी भी स्टांस वही है कि जो एक्शन वाले जो शेयर्स हैं, जहां पर खबरें हैं, उन पर आप फोकस करके चलिए। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक के लिए भी स्ट्रेटजी यही है। देखिए, हालांकि देखिए उम्मीदें हैं कि बैंकिंग कंपनीज के नतीजे अच्छे आएंगे। एचडीएफसी बैंक हालांकि ऊपरी स्तरों से नीचे जरूर आया है, कुछ कंसर्न्स थे इसके एलडीआर रेशियो को लेकर, लेकिन ये भी है कि जो Q3 के जो अपडेट्स आए थे, आपको याद हो, अच्छे आए थे। उसमें हमने लोन ग्रोथ में, एडवांसेस में और डिपॉजिट्स में, दोनों में लगभग 12% के आसपास की हमने बढ़त देखी थी। तो उम्मीदें हैं कि अच्छे नतीजे ही रिपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी वेट कर लेना बेहतर होगा कि मान लीजिए कोई झटका अगर लगे, उससे बेहतर है थोड़ा सा आप सेफ साइड पर रहें। 60,000 के ऊपर निकलकर रिकॉर्ड ऊंचाई के पास है निफ्टी बैंक, और स्ट्रेंथ दिखी है निफ्टी के मुकाबले। हम पहले से भी कह रहे हैं कि आपको बेटर प्लेस्ड है। 59,700 59,500 यहां पर अब इमीडिएट एक सपोर्ट लेवल है। 60,000 और 60,500 पर रेजिस्टेंस का लेवल है। फ्रेश ट्रेड करना हो तो आज का मुझे लगता है कि सत्र छोड़ देना चाहिए। हालांकि थोड़ा रिस्क कम है निफ्टी के मुकाबले, लेकिन फिर भी आप सोमवार को ट्रेड लें तो एक बेहतर स्ट्रेटजी आपके लिए बनती हुई दिखाई देगी। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। प्रदीप हल्दर हमारे साथ हैं और तेजस शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। तेजस भाई, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, आपका व्यू इंडेक्स को लेकर। ये बार रिजेक्शन 25,800 25,900 की रेंज में ये क्यों हो रहा है सर, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इंडेक्स में? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो पिछले 5 दिनों से निफ्टी जो है एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 25,875 से लेके 25,900 के करीबन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जो निफ्टी की 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको निफ्टी लगातार रेजिस्ट कर रहा है और सरपास नहीं कर पा रहा है, और एट द सेम टाइम 25,600 का जो लेवल है वो इंटैक्ट है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो ये 300 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है निफ्टी। मुझे लग रहा है ये जो रेंज है, इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, वहां पे हम 200 से 300 पॉइंट की मूव देख सकते हैं। तो अगर 25,600 का लेवल अगर ब्रेक होता है ना वीकली क्लोजिंग बेसिस, तो हम आने वाले दिनों में 25,300 तक के भी लेवल देख सकते हैं, और 25,900 का अगर लेवल सरपास होता है तो एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा ऑन द अपसाइड। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी जो है अपनी 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, वेरेज निफ्टी ने ये दोनों लेवल ब्रीच करके उसके नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। सो आइदर बैंक निफ्टी विल लिफ्ट द मार्केट और निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा, या तो अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन आता है तो बोथ विल कम डाउन, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो जो जैसे कि आपने बताया कि वीकेंड में रिजल्ट है, आई थिंक सो दे विल ड्राइव द मार्केट। एब्सोल्युटली। तो चलिए इंडेक्स पर ये एक नजरिया तेजस जी की तरफ से, और साथ ही रिजल्ट्स लगातार मार्केट्स को ड्राइव कर रहे हैं। ओवर द वीकेंड भी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज फ्लोज हैं, रिलायंस के नतीजों का भी इंतजार है। इन तमाम का असर बाजार पर पड़ता जरूर दिखेगा, लेकिन इन सब के साथ साथ स्टॉक वाइज मूव्स जो हैं वो लगातार जारी है, चाहे फिर वो छोटे मंझौले स्टॉक्स हो या फिर लार्जर बेंचमार्क प्लेज हो। और इसीलिए क्लोजिंग ट्रेड्स में आप समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं। आइए आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स की तरफ।
गुड आफ्टरनून प्रदीप, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताएं कौन से स्टॉक्स है इस वक्त आपके फोकस रेडार पर? हाय, गुड आफ्टरनून मैम, आपको एनईटी नाउ स्वदेश के सारे व्यूअर्स को एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा। जितने भी स्टॉक्स को लेके मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं। हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं होता है। जब भी आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं एक बार पर्सनल एडवाइस अपने जो एडवाइजर है उनसे जरूर लीजिए। देखिए, आज का जो कॉल है, आज थोड़ा मुश्किल है कॉल देना, लेकिन फिर भी मैं ढूंढ रहा था। कंपनी का नाम है जेके लक्ष्मी सीमेंट। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक मोमेंटम आ रहा है, बट एक कंडीशन है। अभी 795 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए 805 के ऊपर। 805 अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है 15-20 मिनट भी, तो हमें बाय करना चाहिए। इस केस में पहला टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 825 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 838। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आफ्टर कॉल एक्टिव होने के बाद 805 क्लोज ओपन जाने के बाद 788 का हमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो स्टॉप लॉस रहेगा 788 का और 838 का रहेगा टारगेट। 805 के ऊपर हमें बाय करना है। और इसीलिए मैं ना सुबह भी कह रहा था, आज निफ्टी का जो 25,006 अभी 81 के आसपास का चल रहा है, मैंने सुबह 2 लेवल दिया था। तो इसीलिए मुझे लग रहा था आज मार्केट ये फंसाएंगे, और ऑलरेडी ऊपर लाके फिर से नीचे आ गया। और दो अपडेट है। एक तो है मन्नापुरम फाइनेंस, सेकंड टारगेट मेरा आया है 315 का टारगेट था, प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। और ग्रो का मैंने कॉल दिया था लास्ट वीक ही, तो ग्रो का भी मेरा सेकंड टारगेट आया है। ग्रो में भी प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। एब्सोल्युटली। तो चलिए, जेके लक्ष्मी सीमेंट 838 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं प्रदीप। उनके टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ क्लोजिंग ट्रेड्स आपके स्क्रीन पर, और साथ ही रिविजिट किए पिछले कॉल्स जो उन्होंने हमें बताए थे। तेजस जी, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल, बताएं आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो आज का जो मेरा क्लोजिंग ट्रेड है वो है दिग्गज टीसीएस लिमिटेड। आईटीएसएस स्पेस आज काफ़ी अच्छा कर रहा है इन्फोसिस के नतीजे के बाद। और टीसीएस की बात करें तो स्टॉक ने एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म को ही है ऑन अ डेली चार्ट। 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट होल्ड कर रहा है काफ़ी दिनों से, और एक स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो टीसीएस में खरीदारी की जा सकती है करंट भाव पे या डिप में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 3120 के नीचे। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 3300 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 3275 का। और दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो मेटल स्पेस से है, सेल लिमिटेड। अगर सेल की बात करें तो रिसेंटली ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा प्रदर्शन दिया है। लास्ट टू लास्ट वीक ये स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट आया था अबव द लेवल ऑफ 145, और उसके बाद लगातार स्टॉक जो है आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। आज ऊपरी स्तरों से अगर देखेंगे तो हल्की सी मुनाफा वसूली आई है स्टॉक में, बट क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है स्टॉक का, मुझे लग रहा है ये मुनाफा वसूली में स्टॉक को अक्यूमुलेट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस बिलो 143। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 155 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 161 का। सेल और टीसीएस आपकी तरफ से 2 टॉपिक आ गई है। चलिए, कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर बाजार में यहाँ पर गिरावट लगातार दिख रही है। एक कॉल ले लेते हैं डिक्सन टेक पर। आज भी ये गिरावट है, और पिछले काफ़ी सत्रों से हम देख रहे हैं कि डिक्सन टेक में लगातार गिरावट का देखने को मिल रहा है। और कहा जा रहा है कि मेमोरी चिप्स की जो कीमतें बढ़ी है, पीला स्कीम का ख़त्म होना कंपनी के लिए, जो उनको जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो मिले थे, जो उसकी जो अवधि है मार्च 2026 तक, वो ख़त्म हो रही है। तो ये सारे जो फ़ायदे हैं वो डिक्सन टेक के लिए कम होते दिख रहे हैं, और साथ साथ डिमांड को लेकर भी कंसर्न है, और कंपटीशन को लेकर भी। 3.5% आज भी टूटा हुआ है। प्रदीप जी, डिक्सन टेक क्या कुछ मौके हैं क्या इतनी गिरावट के बाद, क्या और नीचे आएगा? देखिए, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ना 2-3 हफ्ता पहले हमने एक बार कॉल दिया, उसमें टारगेट भी आया था। फिर से मैं तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे नेगेटिव हूं नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार 11,800 इसके ऊपर सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी 10,734 के आसपास का प्राइस चल रहा है। क्योंकि जब तक ये रिविजिट नहीं करेगा 11,500 के ऊपर, तब तक थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। अभी मैं शॉर्ट करने में कंफर्टेबल हूं नहीं, फिलहाल बाय करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि जब तक बेस फॉर्मेशन होगा नहीं तब तक यहाँ पे कुछ भी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एक बार वेट करके जाइए, जब तक 11,500 इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाता, यहाँ पे बाय करने का सलाह नहीं रहेगा फ्रेश। ठीक है, डिक्सन को लेकर ये भी लगातार गिरावट हो रही है। और अगर आप देखेंगे सितंबर एंड से लेकर जनवरी का महीना आ गया, पिछले 5 महीने में 18,000 वाला शेयर गिरते 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 अब हम 10,000 रुपए की बात ही करने लगे हैं।
और एफएनओ के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों की सूची में जी हाँ तीसरे नंबर पर है डिक्सन टेक का शेयर 3.5% के लगभग गिरावट के साथ। इटर्नल में भी आज फॉल आया, जो कुछ हम स्ट्रेंथ देख रहे थे पिछले कुछ सत्र से इटर्नल में आज वो हो गई हैं गायब और 3.5% की गिरावट है। इटर्नल तेजस भाई बाय ऑन डिप करना है इसमें? देखिए इटर्नल का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन मोड में है, बाइंग मोमेंटम है नहीं स्टॉक में। अगर किसी की पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस बिलो 280, बट फ्रेश बाइंग रिकमेंडेशन है नहीं। पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं क्योंकि अभी तक कोई बाइंग मोमेंटम है नहीं और एक ब्रॉडर रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 300 से लेके 305 के करीबन है। एट द सेम सपोर्ट देखेंगे तो 280 के करीबन अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है, तो होल्ड करने की सलाह है विद अ स्टॉप लॉस बिलो 280। ठीक है, पोजीशन को इंटैक्ट रखें ये राय फिलहाल। वैसे फूड डिलीवरी काउंटर्स में काफी वॉलेटिलिटी इन दिनों नजर आ रही है और कमजोरी का रुझान जो है बिल्कुल छाया हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन मेटल पैक पर प्रदीप एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। देखिए आज मेटल सेक्टर जो है परफॉर्म फिलहाल नहीं कर रहा है। हमने देखा था फर्स्ट हाफ में जहां कुछ तमाम सेक्टर्स में अच्छी खासी मजबूती थी, उन सेक्टर्स में मेटल भी शामिल था, लेकिन अब लाल निशान में तब्दील होता हुआ गिरावट में मेटल सेक्टर में क्या कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए? टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदाल्को, सेल, ये सारे स्टॉक्स हम देख रहे हैं 1.5 से 2% टूटे हैं आज। जी बिल्कुल। देखिए ओवरऑल निफ्टी मेटल इंडेक्स को अगर हम देखेंगे 10,000 के आसपास का एक ब्रेकआउट आया था, अभी 11,570 के आसपास का चल रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट आने वाला 5-6 महीने में हमें ऑलमोस्ट 12,500 13,000 तक निफ्टी मेटल इंडेक्स आता हुआ दिखाई देंगे। और हमने नैल्को का कॉल भी दिया था, टारगेट आया था और अभी 362 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि नैल्को अगर फिर से मुझे 940 935 के आसपास मिलता है देन यू शुड बाय, आपको बाय करना चाहिए। टाटा स्टील बढ़िया ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा था 190 के आसपास। मुझे लगता है कि टाटा स्टील में भी बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 1-1.5 महीने का भी व्यू है आपके पास, मुझे लगता है कि 225 230 इजीली पॉसिबल है। तो टाटा स्टील अभी रैली इसमें आया नहीं। मुझे लगता है कि अभी ये रिसेंटली एक अच्छा खासा फॉर्मेशन भी हुआ है, बेस बनाया है, फॉलो अप बाइंग आया था ऑलमोस्ट 160 से। सो आई डोंट थिंक कि 160 के नीचे मैं देख पा रहा हूं और आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 160 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। करेंट जोन से टाटा स्टील बाय करने का सलाह रहेगा और नैल को कभी भी अगर 340 मिलता है तो देन यू शुड बाय, आपको बाय करना चाहिए। और ओवरऑल निफ्टी मेटल इंडेक्स में मोटा मोटा नेक्स्ट 2 क्वार्टर में 13,000 तक जाता हुआ देख पा रहा हूं। तो मेटल इंडेक्स पर कन्विक्शन है और ये चुनिंदा स्क्रिप्ट्स जो प्रदीप हमें सुझा रहे हैं इस पर नजर आपकी होनी जरूर चाहिए। तेजस, आईटी सेक्टर तो परफॉर्म कर रहा है लेकिन इसमें एक स्टॉक जेंजार टेक्नोलॉजीज, डू यू थिंक इट्स इन द मेकिंग ऑफ अ मल्टी बैगर? स्टॉक अच्छे मूव्स दिखाता है, आज के सत्र में बढ़िया तेजी दिखाई और उसके बाद ऊपरी स्तरों से हल्का भी हुआ है। 717 के स्तर इस वक्त हम देख रहे हैं, दिन के दौरान 720 के आसपास 732 का हाई स्टॉक ने लगाया है। फंडामेंटल्स के लिहाज से अगर देखें, कर्ज मुक्त कंपनी है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो है, फंडामेंटल्स दुरुस्त हैं। क्या टेक्निकली चार्ट्स पे यहां से आपको अपसाइड नजर आती है? अगर पोजीशन है तो फिर क्या इंटैक्ट रखना चाहिए? देखिए जेंसर टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्टॉक एक अभी बेस फॉर्मेशन में चल रहा है। 685 और 695 के करीबन स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है, बट एट द सेम टाइम जो स्टॉक है उसको रेजिस्टेंस सरपास करना पड़ेगा, जो है 735 से लेके 740 के बीच में। तो जब तक ये 735 और 740 का लेवल सरपास नहीं करता है, मुझे नहीं लगता है कोई फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा। सो ब्रेकआउट अगर आता है 740 के ऊपर तो ही इसमें फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। अगर किसी ने लंबी अवधि से स्टॉक में निवेश किया है तो एक 685 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। एक ब्रेक का वक्त हो चला, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पार प्रदीप और तेजस से हमारी चर्चा मार्केट पर जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है टीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और निफ्टी सारे के सारे गेंस गंवाकर लगभग सपाट कारोबार कर रहा है। 25,700 के आसपास आपको दिखाई देगा। हालांकि निफ्टी बैंक में
लगभग 500 अंकों का जोरदार उछाल है। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो जो सुबह था वो पलट गया है और अब 1200 शेयर तेजी वाले हैं, तो करीब 1700 शेयर हम देखने की गिरावट के साथ आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। मिड कैप में तो थोड़ी बहुत बाइंग है, लेकिन स्मॉल कैप का इंडेक्स लाल निशान में भी फिसला। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि डिफेंस में एफआईज निवेश की सीमा को लेकर ढील दी जा सकती है। 49% फिलहाल है, उसको बढ़ाकर 74% की जा सकती है। तो ये निश्चित तौर पर हमारी जो देसी जो डिफेंस कंपनीज हैं, कुछ मायने में देखा जाए तो थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है। अगर टाइप्स अगर ये करते हैं तब तो ठीक है, पॉजिटिव है, अदरवाइज देखते हैं इसका इंपैक्ट किस तरह का आता है, लेकिन ये खबर निकल के जरूर आ रही है। लेकिन आज बाजार में जो स्ट्रेंथ है प्योरली सिर्फ 2 सेक्टर के चलते हैं और दोनों के दोनों है लीडर। एक है आईटी और एक है बैंकिंग। बैंकिंग में परफॉर्मेंस बढ़िया है, नतीजे कल आएंगे, काफी हद तक साफ हो जाएंगी चीजें। लेकिन आईटी में अगर आप देखेंगे तो टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये है निफ्टी के टॉप 4 गेनर्स। तो टीसीएस, एचसीएल टेक के नतीजे पहले आ गए थे, इन्फोसिस के नतीजे अब आ गए हैं और नतीजों में प्रॉफिट तो थोड़ा सा हमने देखा कि नए लेबर कोड के इम्प्लीमेंटेशन के चलते थोड़ा सा उसमें कमी आई है, लेकिन इनकी जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो बढ़ी है, एम्प्लॉयज की संख्या इन्होंने बढ़ाई है, गाइडेंस इन्होंने अपवर्ड रिवाइज किया है। तो आईटी को लेकर संकेत क्या आ रहे हैं, आईटी इंडेक्स को, आईटी सेक्टर को कैसे समझें, क्या चीजें यहां से बेहतर होती नजर आ रही हैं, ये जरा समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सोविलो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फंड मैनेजर संदीप अग्रवाल। संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके 18 आवर्स स्वदेश पर। संदीप जी, एक लंबा फेज चला कंसोलिडेशन का, और अगर हम साल भर पहले से अगर हम तुलना करेंगे तो अभी भी टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे जो शेयर हैं ये 15-20% नीचे दिखाई देंगे। जो Q3 के अर्निंग्स आए हैं आपको कैसे लगे संदीप जी, और क्या सिल्वर लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है? नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया आपके शो पे बुलाने के लिए। ये जो नतीजे अभी तक आए हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो ये जो उम्मीद है उससे थोड़े बेहतर आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो नतीजे आए हैं, अगर आप इनको ईयर ओवर ईयर ग्रोथ को देखो, वो कोई भी कंपनी का 5% से ऊपर नहीं आ रहा है। और क्योंकि जो इनके मेन क्लाइंट मार्केट्स हैं वहाँ पे ही सैचुरेशन लेवल आ गया है, इसलिए मुझे लगता है कि इस सेक्टर में जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उनके लिए 5-6% से ज़्यादा ग्रो करना किसी के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होते जाएगा। और यही कारण है कि पी रेशियो पे स्टॉक नीचे लगते हैं और काफ़ी सेलिंग में, एक साल में स्टॉक 15-20% नीचे, फिर भी कोई बहुत विशेष इनमें उछाल नहीं देखने को मिलता। हालांकि अभी जो माहौल है, रुपये में डिप्रिसिएशन आ रहा है, उसके कारण थोड़ा स्टॉक में राहत मिली है। बाकी ग्रोथ के लहजे से मुझे लगता है कि इस सेक्टर में काफ़ी मैच्योर सेक्टर हो गया है, यूटिलिटी की तरह। यहाँ ग्रोथ बहुत डिफिकल्ट है रिकवर होना। हाँ, मिड कैप की ग्रोथ जो है लार्ज कैप से थोड़ी बेटर होगी और स्मॉल कैप की मिड कैप से बेटर होगी, परंतु फिर भी अगर पेग रेशियो पे देखा जाए, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो पे, तो सारे स्टॉक काफ़ी महंगे हैं। जी ठीक है, महंगे हैं, ग्रोथ नहीं है, और लोगों को जिन ग्रोथ की आदत लगी थी अब वही ग्रोथ लोग पाना चाहते हैं, वो तो बहुत दूर है। ये सही बात है, 5 से 6% के आसपास की ग्रोथ है, इससे काम चलेगा नहीं। संदीप जी, एक और प्रश्न ये है कि देखिए कंपनीज में स्ट्रेंथ तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक लेगेसी रही है हमारी कंपनीज की, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, ये तमाम कंपनीज की। और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंपनीज अब ट्रांजिशन वाले फेज में हैं, जो नए ट्रेंड्स है उसको पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। एआई की बातचीत चल रही है, एआई को लेकर कई सारे टाई अप्स, कई सारे पार्टनरशिप्स हो रहे हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं इन डेवलपमेंट्स को लेकर? और मान लीजिए अगर स्पेशली अगर हम फ्यूचर को देखकर अगर निर्णय लेना हो तो आपके हिसाब से कौन सी कंपनीज आपको बेटर प्लेस दिखाई दे रही हैं? में देखिए, कोई शक नहीं है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका बहुत लाभ हमारे देश को मिलता है। उसका साधारण सा कारण ये है कि हमारा जो ग्लोबल सोर्सिंग में मार्केट शेयर है वो बहुत ही ज़्यादा है। कोई भी दूसरी कंट्री का हमारे सामने इवन 10% हिस्सा भी नहीं है। तो एक हम किंग है इस स्पेस के, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस दिक्कत यह है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमें अपने जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है, जो ऑलरेडी कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट पे है, उन्हीं को नई टेक्नोलॉजी में ट्रेन करना पड़ता है और डिप्लॉय करना पड़ता है, जिसके कारण कम से कम 4 से 6 क्वार्टर तक हमारी ग्रोथ भी लो रहती है और कॉस्ट ज़्यादा रहते हैं, और उसके बाद हमारी ग्रोथ बहुत तेज़ी से आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार जो डिसरप्शन है, जिसको हम एआई डिसरप्शन कह रहे हैं, उसमें सबसे
बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसमें एफर्ट ही कम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई टेम्पररी प्रॉब्लम है, इसमें एफर्ट्स ही कम होने वाले 30% से। अगर 30% से एफर्ट कम हो जाए, आपको 2-4% बेनिफिट रुपये का मिल जाए, 2-3-4% आपको प्राइस बेनिफिट मिल जाए और 2-3% आप एम्प्लॉय को एम्प्लॉय रैशनलाइजेशन कर दो, तो भी आपके पास 10 से 15% का गैप रह जाता है जिसको आपको फुल करना है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि कम से कम 1-1.5 साल हमें वो गैप फिल करने में चला जाएगा। उसके बाद हो सकता है थोड़ी ग्रोथ आए, पर उसके पहले मुझे ग्रोथ पे कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो अनसर्टेनिटी है, जो डॉलर डिप्रिसिएशन हो रहा है, उसके कारण हमारे ये शायद ये स्टॉक्स चल जाएं, लोग इन्होंने डिफेंसिव पार्ट करके पोर्टफोलियो में रख ले या क्वाजी कैश करके रख ले, लेकिन ग्रोथ के लहजे से या कोई भी दूसरे तरीके मेरे से मन में बड़ा ये है मुश्किल है कि यहाँ पे आईटी स्पेंडिंग में कब और कितना सुधार दिख सकता है? क्या स्पेंडिंग में कुछ सुधार के संकेत दिख रहे हैं? और दूसरा, क्या ये जो वैल्यूएशन है आईटी सेक्टर के, ये अभी और करेक्शन यहाँ पर बाकी है क्या? और ऐसे में अगर हमें रिवॉर्ड चाहिए तो मिड कैप या लार्ज कैप, किस आईटी कंपनियों के साथ रहना चाहिए? नहीं, दिक्कत यह है कि लार्ज कैप के मल्टीपल रिलेटिवली कम है, लेकिन फिर ग्रोथ भी उतनी कम है। 4-5% ग्रोथ की कंपनियों के लिए आप किस तरह से 20 के ऊपर मल्टीपल दे पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है समझना। वहीं मिड कैप में ग्रोथ जहाँ 10-12% है, वहाँ पे रेशियोज जो है वो 30-35 पे हैं। और तो मुझे लगता है कि पूरे सेक्टर में ही थोड़ी दिक्कत है कि मल्टी पेग रेशियोज बहुत महंगे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो लेवल आया है जहाँ पे खरीदना चाहिए। हाँ, थोड़ा रुकना चाहिए और अगर थोड़ा और करेक्शन हो जाए तो शायद एक इन्वेस्टमेंट केस बनता है। ओके, शुक्रिया संदीप जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को आईटी सेक्टर की जो तस्वीरें आपकी रीडिंग है वो हमारे दर्शकों के साथ आपने शेयर कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने बाकी मेहमानों को भी शामिल करते हैं। कुछ और मेहमान इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं क्लोजिंग कॉल्स में। अमोल आठवले हैं कोटक सिक्योरिटीज से, और साथ ही जयप्रकाश टोस्नीवाल हैं जो हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट होंगे, जो अलग अलग सेक्टर पर आपको राय भी देंगे। लेकिन सबसे पहले अमोल जी, आप बता दीजिए आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स आज के लिए क्या हैं? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। टाटा कंज्यूमर के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 1188 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1225 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1168 का। कंसोलिडेशन हुआ है, बट कंसोलिडेशन पॉजिटिव, एक रैली के बाद एक प्रॉमिसिंग कंसोलिडेशन देखने को मिला है। अगर जब भी एक कंसोलिडेशन से बाहर जाएगा, एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस टाटा कंज्यूमर में देख के आ रहे। दूसरा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के साथ जा रहा हूँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जा रहा हूँ। रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेशन दिख के आ रहा है डेली और इंट्राडे चार्ट्स पे। 60 के आसपास है, थोड़ा सा ऊपर है। इनफैक्ट पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे हैं 65 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 58.5 का। ऑलराइट, तो चलिए जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर आपको रखनी है नज़र, साथ ही टाटा कंज्यूमर्स एफएमसीजी स्पेस से इस काउंटर पर भी आप ज़रूर नज़र रख सकते हैं। बट कुछ समय पहले एक डिफेंस काउंटर्स को लेकर खबर ज़रूर चल रही थी कि सरकार जो है एफआईआईज़ का निवेश जो है डिफेंस पैक में बढ़ाने की कोशिश कर सकती है या उस पर विचार चल रहा है। उसी को लेकर देखिए, आज तो फिलहाल तमाम डिफेंस काउंटर्स में गिरावट ज़रूर है, बट एक बार फिर से अगर हम वो खबर टिकर पे चला पाएं तो, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफेंस पैक, अब जब बजट आने वाला है और कुछ दिन बाकी रह गए हैं, तो ये सभी काउंटर्स में जो है मोमेंटम भी दिख सकता है और साथ ही यहाँ पर जो है सेंटिमेंट बिल्डअप ज़रूर हो सकता है। और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनका भी ये मानना है कि डिफेंस के बजट में इस बार बढ़ावा हो सकता है। पर जयप्रकाश जी, आपसे एक बार समझना चाहेंगे कि फिलहाल क्या आपको लगता है कि एफआईआईज़ के निवेश में ढील जो है वो देनी जानी चाहिए अगर डिफेंस पैक की बात हो, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्टर रहा है सरकार के लिए। आमतौर पे हमने देखा है कि पब्लिक कंपनीज को ये ऑर्डर्स मिलते हैं, अब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी उभरते हुए नजर आ रहे हैं, पर एफआईआईज़ किस तरीके से रोल प्ले कर सकते हैं यहाँ पे? नमस्कार जी, मुझे इस शो में बुलाने के लिए। जहां तक जिस ये हम भी बात कर रहे हैं कि एफआईआईज़ को जो भी ढील देनी चाहिए कि ये सेक्टर में, देखिए डिफेंस एक सनराइज सेक्टर है। काफी नई सेक्टर, नए सेगमेंट्स ओपन अप हो रहे हैं, इसमें नई कंपनीज आ रही हैं और जहां तक गवर्नमेंट की तरफ से काफी नए पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी आ रहे हैं। कई बार ये भी बातें चल रही है कि ऑर्डरिंग जो फ्लो होती है वो जो नॉमिनेशन बेसिस के थ्रू होती थी वो टेंडर के रूट के थ्रू भी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो सेक्टर को जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो आगे जाके काफी बढ़ने वाली है। और ये जो कैपिटल है, जैसे हमने देखा है कि जो भी बड़ी कंपनी है वो डिफेंस
DPSUs के नाम से जानते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट की कैपिटल इसमें लगी हुई है। तो एक प्राइवेट कैपिटल फ्लो के लिए जो FIIs का मनी आता है या डोमेस्टिक प्राइवेट कैपिटल फ्लो होता है उसकी जरूरत है, और कहीं ना कहीं जो FII डील की जो न्यूज आप बता रहे हैं, अगर वो अगर आती है तो एक कहीं ना कहीं सेक्टर के लिए एक अच्छी पॉजिटिव ट्रेंड बनने की उम्मीद है। ऑलराइट, तो चलिए डिफेंस काउंटर्स पर रखेंगे नज़र। यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि ये खबर के बाद एकाएक थोड़ा सा स्पाइक ज़रूर आया है, पर जी हाँ, एक बड़ी खबर साबित हो सकती है डिफेंस काउंटर्स के लिए। बट इस बीच देखिए मार्केट फिर से थोड़ी तेज़ी का रुख बनाते हुए अभी निफ्टी बैंक में 500 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी है। अब टेक महिंद्रा बन चुका है एक्चुअली निफ्टी का टॉप गेनर, साथ ही साथ TCS, HCL टेक, इन सभी काउंटर्स में भी अच्छा मोमेंटम है और 40 अंकों की तेज़ी अब जो है आप निफ्टी 50 में भी देख सकते हैं। बट सीमेंट काउंटर्स पर भी आज नज़र ज़रूर है, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स ये हाईलाइट कर रही थी कि संक्रांत खत्म हो जाने दीजिए और उसके ठीक बाद जो है हो सकता है कि सीमेंट के दाम बढ़ते हुए नजर आए। एक बार अमूल अल्ट्राटेक सीमेंट पर आपका व्यू, धीरे धीरे करके जो है ये स्टॉक देखिए डे हाई पे आ चुका है, दिग्गज है सीमेंट इंडस्ट्री का, क्या व्यू रखते हैं यहाँ पे? ये आपने बिल्कुल सही कहा, धीरे धीरे करके यह है, बट मोमेंटम थोड़ा सा स्लो है और वही सेटअप मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रहेगा। द रीजन बिहाइंड दैट स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं ये 12,500 की तरफ जब भी जाता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, और ऑन द लोअर साइड अगर हम देखते हैं तो 11,800 एक ऐसा सपोर्ट जोन बना है जो ब्रेक नहीं हो रहा है। सो एक रेंज के अंदर ही ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। यही सेटअप मुझे लगता है, जिस तरीके का मार्केट सेटअप है, स्टॉक भी शायद मोर और लेस यही सेटअप कंटिन्यू करने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख गया रहे। पॉजिटिव साइड पे अगर मैं डायरेक्शनल मोमेंटम देख रहा हूँ तो 12,500 का अगर रेंज ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक में पॉजिटिव साइड का एक डायरेक्शनल मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो धीरे धीरे करके जो है ऊपर ज़रूर आ रहा है, पर मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव ज़रूर दिख रहा है फिलहाल अल्ट्राटेक सीमेंट। चलिए इस काउंटर पर नज़र ज़रूर रखेंगे, पर फिलहाल इस वक्त तो चला है ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के उस पर हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम लगातार ले रहे हैं उनकी ट्रेडिंग कॉल्स। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है 18 और स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार हैं और बाजार हम देखने की ऊपरी स्तरों से अपने गेंस गंवाने के बाद पिछले कुछ मिनटों से, इनफैक्ट आधे एक घंटे से एक नैरो रेंज में आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी के जो गेंस हैं सीमित है, 33 अंकों के हैं और वो इस वजह से हैं क्योंकि IT शेयर आज चल रहे हैं, अदरवाइज निफ्टी आपको लाल निशान में भी दिखाई देता। निफ्टी बैंक में करीब करीब 500 अंकों के आसपास का उछाल इस वक्त हम देख रहे हैं, 60,000 के लेवल को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो वीकेंड होगा ये नतीजों के लिहाज से बहुत ही क्रूशल होने वाला है, क्योंकि आज बाजार बंद होने के बाद रिलायंस के नतीजे आएंगे और कल बैंकिंग शेयरों के तो मतलब 6-7 बैंकों के नतीजे हैं, HDFC बैंक और ICICI बैंक को इंक्लूड करके। तो कुल मिलाजुला के अगर हम निफ्टी की बात करें तो 3 ये जो नतीजे हैं, रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये 3 मिला के लगभग 30% का वेटेज कमांड करते हैं। 13% का वेटेज HDFC बैंक का, लगभग 9% रिलायंस का और 8% के आसपास का ICICI बैंक का। तो काफी हद तक नतीजों की जब पिक्चर साफ होगी तो बाजार की दिशा भी काफी हद तक तय हो जाएगी। तो जरा समझ लेते हैं कि नतीजों को लेकर उम्मीदें क्या हैं, क्या अनुमान हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीषा हमारे साथ है और मिताली हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले आशीषा के पास चलेंगे। आशीषा, क्या उम्मीदें हैं रिलायंस से? बिल्कुल, बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो काफ़ी अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है इस तिमाही में। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो 2,58,000 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो 1% का ग्रोथ होगा सीक्वेंशियल बेसिस पर और करीब 8% का ग्रोथ होगा सालाना आधार पर। एबिटा मार्जिन्स 18.5% पर एक्सपेक्टेड है। पिछले तिमाही में 18% के एबिटा मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए थे, तो सीक्वेंशियल बेसिस पर 50 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन रिलायंस इस तिमाही में रिपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है। अब सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सबसे पहले रिलायंस रिटेल, याद रखें GST कट के चलते काफ़ी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। रिलायंस रिटेल 10% का एबिटा ग्रोथ और करीब 5%
का बॉटम लाइन ग्रोथ भी इस तिमाही में रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा याद रखें मार्जिन्स रिलायंस रिटेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। RCPL डीमर्जर और क्विक कॉमर्स सेलियंस के चलते मार्जिन्स पर थोड़ा सा इम्पैक्ट इस तिमाही में नजर आ सकता है। इसके अलावा ऑयल टू केमिकल बिजनेस की बात करते हैं, यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स जो पिछले 6 क्वार्टर से $8 से $10 प्रति बैरल के आसपास थे, वो इस तिमाही में बढ़कर करीब $12 प्रति बैरल के आसपास हो सकते हैं। तो ऑयल टू केमिकल बिजनेस में अच्छा खासा ग्रोथ इस तिमाही में रिलायंस रिटेल पेश कर सकता है। इसके अलावा टेलीकॉम बिजनेस की बात करते हैं, रिलायंस जियो, यहाँ पर भी 2.5 से 3% का रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट करेगी। और मैनेजमेंट की कमेंट्री टेलीकॉम हाइक, टैरिफ हाइक को लेकर क्या आती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। याद रखें रिलायंस जियो का लिस्टिंग मिडल ऑफ 2026 में होगा और उसके पहले इंडस्ट्री की उम्मीद है कि टैरिफ हाइक हो सकता है पूरे टेलीकॉम सेक्टर में। तो वहाँ से क्या कुछ कमेंट्री आती है उस पर सबकी नज़र रहेगी। इसके अलावा एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 213 से 214 रुपए के आसपास आ सकती है, जो सीक्वेंशियल बेसिस पर 1% का ग्रोथ होगा। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने 211 रुपए प्रति यूज़र का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र रिपोर्ट किया था। तो ऑल इन ऑल जियो से अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। ARPU बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी कंपनी सिक्वेंशियली ग्रोथ ही रिपोर्ट करेगी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखें तो रेवेन्यू में 8% का ग्रोथ और एबिटा मार्जिन एक्सपैंड होते हुए नज़र आ सकते हैं। ठीक है। रिलायंस को लेकर ये व्यू, तो नतीजे ठीक ठाक ही आने की उम्मीद है। जयप्रकाश जी, सर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन झेला रिलायंस ने, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप साफ हो गया, लेकिन 1450 रुपए के आसपास ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है। आज इंट्राडे में 1480 रुपए था, वहां से गिर के अब कितना, अच्छा 1 रुपए भी ऊपर नहीं है रिलायंस का शेयर। रिलायंस जैसा शेयर 1 रुपये ऊपर या नीचे नहीं है। ये आप देखिए बिल्कुल सपाट कारोबार है। क्या राय होगी आपकी? रिलायंस से नतीजों से पहले आप क्या बाइंग करने की सलाह देंगे या फिर नतीजों का वेट कर लें? अब जो करना होगा सोमवार किया जाएगा। जी माफी चाहूंगा, पर कंप्लायंस रीजन की वजह से मैं स्टॉक्स के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैं इसमें माफी चाहूंगा इसमें। अच्छा कोई बात नहीं सर, चलिए इस पर जरा एक टेक्निकल व्यू ही ले लेते हैं। अमोल जी, आपका नजरिया रिलायंस को लेकर, आपको लगता है कि रिलायंस में जो करेक्शन आ रहा था वो अब थम गया, यहां से अब चलने की शुरुआत हो जाएगी, या फिर कोई पोजीशन लेना हो तो फिर सोमवार का वेट करें? क्षमा चाहूंगा, कंप्लायंस इशू है तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। आपके क्यों कंप्लायंस इशू सर? स्टॉक एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में है, समहाउ कुछ रीजन की वजह से टेम्पररी, तो कमेंट नहीं कर। अच्छा नहीं, अब प्रदीप तो बच गए ना कि प्रदीप के पास कोई कंप्लायंस का इशू नहीं होगा। प्रदीप बताइए आप क्या करना है? जी अभिषेक जी, बिल्कुल। देखिए ऑलरेडी हमने टॉप से रिलायंस इंडस्ट्री को देखा है, बहुत करेक्शंस हुआ है एंड लगातार लास्ट 4 से 5 दिन नीचे ही आ रहा है। अब मुझे लगता है कि 1415 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एंड बने रहना चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई रिजल्ट के हिसाब से प्ले करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बहुत ही फेवरेबल है। 1415 पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए और फ्रेश बाई भी करके जाइए। मुझे लगता है कि एक बार फिर से 1525 1530 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है शॉर्ट टाइम फ्रेम से। और रिलायंस अभी अगर 1500 के ऊपर भी रहता है मैं बाय कॉल नहीं देता, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने देखा 1600 के आसपास के टॉप लगा के लगातार नीचे आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी हमने देखा, रिसेंटली हो चुका है। तो एक वैल्यू जोन के आसपास, फेयर वैल्यू के आसपास आ चुका है, तो बाय करना चाहिए। ठीक है, 200 DMA हम देखने की रिलायंस सपोर्ट ले रहा है और प्रदीप जी का भरोसा है, उनका कहना है कि 1530 रुपए तक शेयर यहां से जा सकता है। तो देखिए रिस्क नहीं होता है रिलायंस के शेयर में ना, अमूमन मतलब वैसा वाला रिस्क नहीं होता है कि नहीं बहुत गिर जाएगा फिर आपको नुकसान करा देगा। बड़ी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, तो आप थोड़ा बहुत मतलब मार्केट में अगर आते हैं तो थोड़ा बहुत जोखिम तो आप मान के ही चलते हैं कि होगा। अभी एक खबर आ रही थी ना मारुति सुजुकी को लेकर, जरा ये खबर लेकर आएगा कि इन्होंने जो नई इनकी SUV उन्होंने लॉन्च की थी कुछ दिनों पहले, विक्टोरिस। अब विक्टोरिस कुछ नए फीचर के साथ उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग फीचर के साथ लॉन्च की थी, उसके एक्सपोर्ट शुरू कर दिए हैं मारुति सुजुकी ने।
हालांकि शेयर हम देख रहे हैं कि दिन के निचले स्तर पर गिर के कारोबार कर रहा है। लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी हम मारुति सुजुकी के शेयर में देख रहे हैं। प्रीमियम एसयूवी विक्टोरियस के एक्सपोर्ट की शुरुआत हो गई है और 100 से ज्यादा देशों में विक्टोरियस को एक्सपोर्ट कर रही कंपनी। अब तक 450 से अधिक विक्टोरियस को एक्सपोर्ट किया जा चुका है। तो बड़ी गुड लुकिंग कार है इनकी मारुति की। हालांकि अगर हम शेयर की बात करें तो रिकॉर्ड हाई से आप देखेंगे तो एक स्लाइड है, 17,000 रुपए के ऊपर का शेयर था, 17,300-400 के आसपास का, वहां से गिरते गिरते 16,000 रुपए के नीचे के भाव आ गए हैं। पिछले 7 में से 6 ट्रेडिंग सत्र में मारुति में हमने पेन देखा है। राय इस पर अमोल जी आपकी क्या होगी मारुति को लेकर? आई थिंक काफी शार्प करेक्शन देखने को मिला है और उससे पहले अगर हम देखते हैं तो एक ब्रेकआउट आया था, बट ब्रेकआउट फेल्यूर होने के बाद जो स्टॉक में कंसिस्टेंट सेल ऑफ रहा है, इसने शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म सेटअप को भी थोड़ा सा खराब किया है। मुझे लगता है कंसोलिडेशन चाहिए। अगर लोअर लेवल पे अगर कोई बाइंग के लिए देख रहे हैं तो भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। सपोर्ट पे जरूर ध्यान रहेगा। सपोर्ट रहेगा 15,600 का, वही उसी के आसपास लास्ट टाइम करेक्शन खत्म होते हुए हमने देखा था। ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस रहेगा 16,400 का। जब तक ये रेंज के अंदर है, मुझे लगता है एक रेंज ओपन होगा और रेंज बाउंड टेक्सचर आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। 16,400 के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो मुझे लगता है फिर फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट पे बढ़ जाते हैं। फिलहाल रेंज बाउंड सेटअप है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल रेंज बाउंड रहने के आसार है मारुति सुजुकी के शेयर के। 16,400 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको इसमें मजबूती बनती हुई दिखाई देगी। एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद जो हम आपको बताने जाएंगे वो बाजार से बहुत अंदर तक जुड़ा हुआ है और वो है HDFC बैंक और ICICI बैंक के नतीजे। क्या अनुमान है मिताली बताएंगे। मिताली हमारे साथ है एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार को देखें तो निफ्टी करीब करीब 36 अंकों की तेजी अभी दिखा रहा है। 25,700 के ऊपर फिर से निफ्टी आ चुका है। लेकिन कल HDFC बैंक अपने तिमाही नतीजे जारी करने वाली है। कैसे रहने वाले हैं नतीजे और क्या अनुमान है, चलते हैं अपने सहयोगी मिताली जैन के पास। मिताली बताइए क्या अनुमान है। जी, HDFC बैंक के नतीजे कल डिक्लेयर होने वाले हैं और यहाँ पे जो स्ट्रीट अनुमान लगा रहा है वो ये है कि यहाँ पे आपको Q3 में करीबन 3% की क्वार्टर दर क्वार्टर एडवांसेस में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही डिपॉजिट्स का मोमेंटम भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन लोन मोमेंटम की बात करें तो वो फ्लैट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि Q2 में जो ट्रेंड था वैसा का वैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है Q3 में भी। मार्जिन की तरह पे बताया जा रहा है कि वहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 3.39% का एस्टिमेट स्ट्रीट ने लगाया है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो डिपॉजिट की रीप्राइसिंग हुई है वो काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिली है। कॉस्ट रेशियोज़ की बात करें तो वो मोस्टली स्टेबल ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो ओपेक्स की ग्रोथ है वो यहाँ पे लो सिंगल डिजिट्स में ही हुई है, जिसके कारण कॉस्ट रेशियोज़ भी स्टेबल देखने को मिल रहे हैं। एसेट क्वालिटी की बात करें तो वो बताया जा रहा है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी है। सीजनल स्ट्रेस यहाँ पे हालांकि देखने को मिल सकता है, क्योंकि KCC और एग्री लोन्स जो है वो यहाँ पे ज़्यादा आते हुए नज़र आते हैं। और क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो वो फ्लैट ही देखने को मिलेगी। प्रॉफिट की बात करें तो बताया जा रहा है कि वहाँ पे लो डबल डिजिट में आपको ईयर इन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकती है। फ्लैट ही रहेगी क्वार्टर दर क्वार्टर। अगर मैं बताऊँ तो की मॉनिटरेबल्स यहाँ पे कहाँ आपको ध्यान रखना होगा उस पर बात करें तो मैनेजमेंट की कमेंट्री कि आगे मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री कैसे रहने वाली है, साथ ही जो निम्स है उस पर अगर कोई प्रेशर है तो वो क्यों है, और अगर बढ़ोतरी है तो आगे सस्टेनेबिलिटी कितनी है उस पर रहेगी नज़र। साथ ही लोन और डिपॉजिट ग्रोथ के जो गाइडेंस है उस पर ध्यान रखिएगा। और रिटेल और अनसिक्योर लेंडिंग का जो आउटलुक है मैनेजमेंट का वो भी एक देखने लायक विषय होगा। मिताली बताने के लिए कि HDFC बैंक के नतीजे किस तरह के रह सकते हैं, तो कल ये नतीजे आने वाले हैं। एक राय ले लेते हैं अमोल जी से। अमोल जी, HDFC बैंक को लेकर आपकी राय क्या है? ओके, चलिए प्रदीप जी के पास चलते हैं। यही सवाल प्रदीप जी, आप बताइए HDFC बैंक क्या लग रहा है? इन स्तरों पे खरीदे, काफी समय से कमजोरी दिख रही थी लेकिन आज हल्की रिकवरी दिख रही है, क्या करना चाहिए यहाँ से?
ऑब्वियसली विश्व मोहन जी, HDFC बैंक का वेटेज बहुत ज्यादा है एंड कहीं ना कहीं देखिए ऑलरेडी स्टॉक एक पिटा हुआ है। हम देखेंगे 996 एंड 1000 के आसपास से स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है। आज का डे लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 919 के आसपास का आज डे लो था, अभी 931 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपका व्यू थोड़ा बहुत मिड टू लॉन्ग टर्म का है, मिनिमम 2 क्वार्टर का है, आपको एक स्टैगर मैनर पे आपको बाइंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मैं 900 के नीचे ज्यादा नहीं देख पा रहा हूँ नीचे जाते हुए, क्योंकि बहुत ही लार्ज कैप है, वेटेज रखता है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 931 का अभी प्राइस है। 948 अगर ब्रेक होता है तो अगेन आपको 1000 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। तो 2 क्वार्टर देना पड़ेगा। यहाँ पे टेक्निकल राय ये नहीं है, थोड़ा सा फंडा व्यू है। तो इनको लग रहा है कि आने वाले समय में रिकवरी दिख सकती है, वापस से 1000 रुपए के ऊपर जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है ये सलाह। चलिए अब शुरू कर लेते हैं अपने खास सेगमेंट की शुरुआत कर लेते हैं मार्केट एट 3 की। मार्केट एट 3 में हम आपको ऐसे स्टॉक्स बताते हैं जिनमें काफी ज्यादा एक्शन दिखता है। बताइए आनंद, कौन से वो स्टॉक्स है जहां एक्शन ज्यादा है आज? जी हाँ विश्व मोहन, बाजार की तरफ पहले देखेंगे तो निफ्टी जो है हल्की तेज़ी पर कारोबार करता नज़र आ रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक में आज शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और आईटी से सपोर्ट मिल रहा है बाजार को। लेकिन आईटी के अलावा, आईटी पर काफ़ी बात हो चुकी है, इसके लिए आईटी के अलावा अगर दूसरे सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग शेयरों में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। फेडरल बैंक की तरफ देखेंगे, नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं, मुनाफा बढ़ा है, करीब 8 से 9% की अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और पीएनबी में भी 2 से 4% की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। वॉल्यूम वाले शेयरों की तरफ देखें तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक का जो शेयर है करीब 4 से 5% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है और औसत से करीब 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम ओरिएंट इलेक्ट्रिक के शेयर में देखने को मिल रहा है। वहीं आनंद राठी शेयर का जो शेयर है उसमें 6% की तेज़ी दिख रही है और काफ़ी अच्छे नतीजे कंपनी के आए हैं। मुनाफा जो है 72% बढ़ा है, औसत से करीब 9 गुना ज़्यादा वॉल्यूम आनंद राठी के शेयर में भी देखने को मिल रहा है। स्वराज इंजन की बात करें तो 1.5 से 2% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। आय करीब 37% बढ़ी है, वहीं मुनाफे में भी 32% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और औसत से 8 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। कई सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो मुनाफा जो है 959 करोड़ से बढ़कर अब 1263 करोड़ पहुँच गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ पीपीओपी की बात करें तो 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर उसमें भी गिरावट आई है, जिसके चलते आज शेयर में 2% का अपटिक देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो सीगल इंडिया पर खबर आई है, जहां पर जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को L1 बीडर घोषित किया गया है और इन्होंने सैम इंडिया के साथ जेवी किया गया है और इस जेवी को ही L1 बीडर घोषित किया गया है। प्रोजेक्ट की जो कुल वैल्यू है वो है 918 करोड़ की, जिसके चलते आज शेयर हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। इसके अलावा बात करें केपीआई ग्रीन एनर्जी की तो अदानी ग्रीन एनर्जी से कंपनी को ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है 534 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए मिला है। कंपनी जो है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए गुड्स सप्लाई करेगी, जिसके चलते आज शेयर करीब 2 से 3% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। और अंत में भारत फोर्ज की तरफ देखेंगे तो कंपनी को 300 करोड़ का ऑर्डर मिला है और जो ऑर्डर है वो इंडियन नेवी और आर्मी से कंपनी को मिला है ड्रोन सिस्टम की सप्लाई के लिए, जिसके चलते शेयर आज हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। तो 3 बजे तक के अभी ये बड़े अपडेट्स थे जहां पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, शुक्रिया आनंद, ये पूरी लिस्ट रख देने के लिए। अब तक जो भी एक्शन वाले बड़े स्टॉक्स थे आपने बता दिए हैं। चलिए वापस से बाजार में लौटते हैं। जो सबसे ज़्यादा एक्शन वाला जो सेक्टर है वो है मेटल सेक्टर। उस पर जयप्रकाश जी से एक बार चर्चा कर लेते हैं। जयप्रकाश जी, लंबी रैली, पूरे साल रैली चली, इस साल भी वो रैली जारी थी, आज थोड़ी गिरावट दिख रही है। ओवरऑल इस सेक्टर को लेकर आपका आउटलुक क्या है? और आज की जो गिरावट के बीच ये भी कहा जा रहा है कि चीन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग पर बैन लगाने और अपने एक्सचेंजेस के सर्वर से हटाने के निर्देश दिए हैं। इस वजह से पूरे ही मेटल में आज मुनाफा वसूली, हालांकि यहाँ पर कुछ नतीजों के बाद भी ये मुनाफा वसूली दिख रही है। आपका आउटलुक क्या है ओवरऑल मेटल सेक्टर पर? देखिए, मेटल सेक्टर में अगर हम देखें तो काफी जो हमारा आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव है। और अगर आप देखेंगे कि जो भी ग्लोबली जो भी एक्शन हो रहे हैं, जैसे चाइना की, जैसे आपने बात की, चाइना में एंटी इन्वोल्यूशन का जो एक प्रोसेस चल रहा है, जिसके कारण वो मेटल प्रोडक्शन को, जो लॉस मेकिंग मेटल प्रोडक्शन कंपनीज है, उनको बंद कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन कम कर रहे हैं।
ग्लोबली आप देखेंगे यूरोप में भी एक तरह का इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है, जहाँ पे सीबीएम रिलेटेड जो एक रेगुलेशन के अंतर्गत वो काफी जो पॉल्यूटिंग काइंड ऑफ मेटल सेक्टर्स है, जो मेटल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, वहां से प्रोडक्शन इंपोर्ट कम करेगा, एक इंपोर्ट सेस लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मेटल सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव न्यूज है। अगर आप मेटल सेक्टर को दो भागों में विभाजित करें और देखें फेरस और नॉन फेरस, फेरस में अगर स्टील के आप स्प्रेड्स देखें तो $200 के आसपास में है अभी, जो लास्ट के 10 साल के लोएस्ट लेवल पे है। तो कहीं ना कहीं एक या तो प्राइस के थ्रू या रॉ मटेरियल रिडक्शन के थ्रू कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन में स्टील इन जनरल हमें ऊपर देखने को मिल सकता है, और जो एचआरसी प्राइसेस हैं वो भी एक अच्छे खासे ऊपर में हमें देखने को मिल सकता है आगे जाके। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड बन सकता है फेरस कंपनीज के लिए। नॉन फेरस में भी आप देखें सारे सेगमेंट्स में अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं एक डिस्रप्शन है, इधर पावर रिलेटेड कॉस्ट की वजह से या माइल रिलेटेड कॉस्ट की वजह से या लॉजिस्टिक चैलेंजेस की वजह से। तो वहां पे भी एक जो सप्लाई डिमांड मिसमैच है वो एक क्रिएट हो रहा है। हमने एल्यूमिनियम में देखा है, हम कॉपर में देख रहे हैं, और वहां पे डिमांड इंडस्ट्रीज है वो भी अच्छी खासी ग्रो कर रहे हैं, जो हिस्टोरिकली 1.5 से ग्रो करते थे और भी ऑलमोस्ट 2.53% से ग्रो कर रही है। तो कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से निकल के आ रहा है, और यहाँ पे जो भी कंपनीज हैं, जो इंडिया में जो कंपनीज है, कन्वर्टर है या प्रोड्यूसर्स है, उनको इस सेगमेंट से अच्छे खासा बेनिफिट होने की उम्मीद है। ऑलराइट, तो चलिए मेटल काउंटर्स पे ये नज़रिया, फेरस नॉन फेरस क्या कुछ उनके फैक्टर्स जो है वो बनते हुए दिख रहे हैं, ये हमने विस्तार से समझा। पर आज का स्टार परफॉर्मर जी हाँ आईटी पैक रहा है, और उसी आईटी पैक से दिग्गज कंपनी विप्रो के भी नतीजे अब आने वाले हैं। बट क्या कुछ मार्केट्स उम्मीदें लगा के चल रहा है, आइए इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं, और स्नेही के पास चलेंगे जो कि अनुमान लेकर पूरी तरीके से तैयार है। स्नेही बताइए क्या कुछ है उम्मीदें। जी हाँ, बिल्कुल। विप्रो की तीसरी क्वार्टर के नंबर के बारे में बात करें तो लार्जली हम एक फ्लैट क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हल्का सा कट पैक में वो देखने की उम्मीद है। बट ओवरऑल कंसोलिडेटेड सिक्वेंशियल बेसिस पर बात करें तो रेवेन्यू की उम्मीद है 23,428 करोड़, 3% लगभग सिक्वेंशियल बेसिस पर ऊपर। एबिट की अपेक्षा है 3,922 करोड़ पर देखने की, जो कि लगभग 4% का एक सिक्वेंशियल अपटिक है। नेट प्रॉफिट पर हम हल्का सा कट देखने की उम्मीद कर रहे हैं, लगभग 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक कट हो सकता है, जिसका कारण हो सकता है ये लेबर लॉस का वन टाइम इम्पैक्ट, जो बाकी की सारी कंपनीज TCS, HCL टेक, इन्फोसिस को भी ये अफेक्ट हुआ है। तो विप्रो के लिए भी इस मैट्रिक पर हमारी नज़र रहेगी। एबिट मार्जिन के बारे में बात करें तो एब्सोल्युटली फ्लैट 16.7% था क्वार्टर 2 में, और इसी के आसपास हम क्वार्टर 3 में भी इसका मार्जिन देखने की उम्मीद कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करते हैं, जो रेसिडुअल रैंप अप है फीनिक्स मेगा डील का, और जो नए रिसेंट डील्स विप्रो ने इंक किए उसके दम पर टॉप लाइन पर काफ़ी ग्रोथ रह सकता है। IT सर्विसेज का जो EBIT मार्जिन है वहाँ पर हम हल्का सा कट देखने की उम्मीद कर रहे हैं। और ऑर्डर इनटेक्स जो है, जो स्पेशली लार्ज डील्स है, वहाँ की पाइपलाइन हेल्दी रहने वाली, क्योंकि विप्रो ने काफ़ी अग्रेसिव मूव्स दिखाया है डील विंस पर क्वार्टर 3 में। तो ये सारे पॉजिटिव्स हो सकते हैं। तो जब आंकड़े आ जाएंगे तब देखने के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि डिमांड ट्रेंड्स क्या रहे हैं उनके अफेक्टेड वर्टिकल्स में, रिटेल, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरी तरफ जो अच्छे वर्टिकल्स है BFSI जैसे, वहाँ पर उनका क्या ग्रोथ रहा है। प्राइसिंग स्ट्रेस इन लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके दम पर जो मार्जिन इम्पैक्ट रहेगा, यहाँ पर भी हमारी नज़र रहेगी। जेन AI अडॉप्शन का क्या पेस रहा है कंपनी में, डिफ्लेशनरी इफेक्ट है या नहीं कुछ, उसके दम पर US के द्वारा जो H1B वीज़ास के नए रूल्स आए हैं उसका कोई असर पड़ा है या नहीं कंपनी पर, इन सब पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बट ओवरऑल फ्लैट क्वार्टर देखने की उम्मीद है विप्रो के क्वार्टर 3 अर्निंग्स से। ऑलराइट, तो चलिए फ्लैट क्वार्टर की उम्मीद है, कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना लगा के चले। बट जी हाँ, जिस तरीके से इन्फोसिस ने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस को बढ़ाया है, 2 से 3% के बीच में किया है, उम्मीदें तो ज़रूर बढ़ चुकी हैं दिग्गज IT कंपनियों से, और विप्रो में भी आज देखिए लगभग 3% की तेज़ी है। पर प्रदीप, नतीजों से पहले कैसे देख रहे हैं आप चार्ट का फॉर्मेशन, क्योंकि विप्रो एक बड़ा अंडर परफॉर्मर साबित हुआ है पूरी IT पैक में, बट जिस तरीके से IT कंपनीज़ के आउटलुक अच्छे साउंड कर रहे हैं और वो पूरी AI की दिक्कतों से बाहर निकलती हुई दिख रही हैं, क्या राय रखते हैं आप विप्रो पर? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बार वेट करना चाहिए 273 क्रॉस होने के लिए। अगर 273 क्रॉस होता है, फिर से जो न्यू रेजिस्टेंस निकल के आएगा ऑलमोस्ट 298-300 तक, तो 272 क्रॉस होने के बाद एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा 261 पे, और उस हिसाब से टारगेट निकल के आएगा ऑलमोस्ट 298-300 के लिए हमें एक बाइंग व्यू रखना चाहिए।
298 के लिए एक बाइंग व्यू रखना चाहिए और अभी फिलहाल आप वेट करें, ये राय फिलहाल प्रदीप की तरफ से। पर चलिए फिलहाल इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। अब चलते हैं अभिषेक के पास और समझ लेते हैं बीएमसी के जो चुनावी नतीजे। साफ तौर से यहाँ पे बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है और ऐसा हमने सुबह में कहा भी था कि सारे सर्वे भी वही संकेत दे रहे थे और एक स्ट्रांग वहाँ पर जो उनको जो रुझानों में साफ बहुमत मिल रहा है और कहा जा रहा है कि 29 निकायों में से 28 में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। अभिषेक, लेकिन हम बीएमसी की बात करेंगे क्योंकि बीएमसी देश का सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, सबसे अमीर। अब बात भी कर रहे थे कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो इनके कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में आती है, जिनको रेगुलर ऑर्डर मिलता रहता है, ऐसे अगर कुछ लिस्टेड नाम्स जिन पर फोकस करनी चाहिए। विष्णु, देखिए वाटेक वाबाग है, वाटर सैनिटेशन में है, जे कुमार इंफ्रा है, ये इंफ्रा स्पेस में। उसके अलावा भी जो बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं, मतलब उनको मुंबई से ऑर्डर तो मिलते ही मिलते हैं, बट ये कुछ हैं जो जिनका ज़्यादा फोकस वहाँ पर है। अब ये बीएमसी की हम चर्चा क्यों करते हैं, देखिए ये कुछ आंकड़े हमारे सामने हैं। कितने का बजट है? 74,000 करोड़ रुपए का। अब 74,000 करोड़ रुपए का बजट मतलब इतना बड़ा है विश्वमोहन, ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप गोवा को, सिक्किम को, त्रिपुरा को अगर आप एक साथ भी रख देना तो भी उससे ज़्यादा बजट है अकेले बीएमसी का। यहाँ तक कि हिमाचल जैसा स्टेट वैसे देखा जाए तो साइज में तो निश्चित तौर पर मुंबई से बड़ा ही होगा, लेकिन वहाँ का भी जो बजट है टोटल वो 58,000 करोड़ रुपए के आसपास का होता है। अगर हम सिटी सेंट्रिक जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनकी भी अगर हम तुलना कर लें तो देखिए और किसी चुनाव की तो इतनी चर्चा नहीं होती है, बीएमसी का स्केल इतना बड़ा है, 74,000 करोड़ रुपए का बजट। लेकिन अगर हम कुछ बड़े शहरों से अगर हम तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि जो दिल्ली में एमसीडी का जो बजट होता है लगभग 16,500 करोड़ रुपए के आसपास का होता है। अगर आप मुंबई बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो लगभग वहां का जो बजट होता है 19,000 साढ़े 19,000 करोड़ रुपए के आसपास का बजट होता है। तो काफी बड़ा बजट बीएमसी का होता है और इसी के चलते इतनी चर्चा भी होती है और एक तरह से क्लीन स्वीप मतलब हो रही है। आप बता रहे हैं विश्वमोहन कि 29 में से 28 म्यूनिसिपैलिटीज़ में बीजेपी और या फिर बीजेपी लेड जो अलायंस है उसका दबदबा है। तो मुंबई में बीजेपी आगे है, आप देखिए पुणे में बीजेपी आगे है, कल्याण डोंबिवली में शिंदे गुट की शिवसेना आगे है, ठाणे में शिंदे गुट की शिवसेना आगे है, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, वसई विरार, ये जितने भी अगल बगल के इलाके हैं हर जगह बीजेपी का दबदबा है। तो ये कोशिश की थी एमएनएस ने उद्धव ठाकरे के साथ, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों ठाकरे ब्रदर साथ आए थे इस चुनाव के लिए, लेकिन वो कुछ मैजिक आया नहीं और बड़े मार्जिन से। अब ये जो बहुमत का आंकड़ा था उसको तो पार कर ही लिया बीएमसी ने। बीएमसी इलेक्शंस में 227 में से 130 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। और अगर हम शिवसेना और एमएनएस की बात करें, दोनों का जो गठबंधन है उनको करीब करीब 70 से 75 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो क्लियर वहां पर हम देख रहे हैं कि ट्रेंड एक इमर्ज होता नजर आ रहा है। और खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये 3:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे मुंबई में और देखते हैं कि वहां से फिर क्या कुछ अपडेट आता है। लेकिन ये चीज़ बाजार इसको कहीं ना कहीं डिस्काउंट भी कर रहा था विश्वमोहन, और इसके चलते देखिए ऐसा कोई इस चुनाव के नतीजों पर वैसे भी कोई रिएक्शन नहीं आना था और डिस्काउंटेड ही था, तो ज़्यादा हमने इम्पैक्ट को देखा भी नहीं आज। ओके, तो चलिए, लेकिन कुछ स्टॉक जैसा आपने नाम बताया जिसमें जे कुमार इंफ्रा है, एनसीसी के साथ मिलकर ये कंपनी काम कर रही है, वर्सोवा दहिसर कोस्टल लिंक रोड के लिए, साथ ही गोरेगांव मुलुन लिंक रोड का प्रोजेक्ट भी इन्हीं के पास है, जे कुमार इंफ्रा, हालांकि ये जेवी में काम कर रही है। इसके अलावा अशोका बिल्डकॉन, हम लगातार ये खबरें आपको दिखाते भी रहते हैं स्टॉक से न्यूज़ के जरिए, और हाल में कुछ अतिरिक्त ऑर्डर भी बीएमसी से मिले थे। मीठी नदी का काम भी इनके पास है, अशोका बिल्डकॉन। एलएनटी, जिनमें मुंबई कोस्टल रोड और वर्सोवा दहिसर कोस्टल रोड का काम भी इन्हीं के पास है। तो कुछ ऐसे बड़े नाम हैं और ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिन पर फोकस आप यहां पर रख सकते हैं। प्रदीप जी, जो भी नाम हमने लिया, अशोका बिल्डकॉन हो, एलएनटी तो एक बिग बॉय में शामिल है, जे कुमार इंफ्रा, इनमें से कुछ कोई आपको पसंद आ रहा है क्या? सर चार्ट में ना अभी भी मुझे लगता है कि अशोका बिल्डकॉन एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन
थोड़ा और नीचे 135 132 के आसपास अगर कभी भी आता है तो हमें लगता है कि एक बार ऐड करना चाहिए। और L&T तो ऑलवेज फेवरेट काउंटर रहा ही है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा अगर नीचे यहाँ से 4 to 5% का करेक्शन मिलता है तो ऐड करने का सलाह रहेगा। फिलहाल अभी इसमें से कोई भी स्टॉक में मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो हमें लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। वेट करने की सलाह आपकी तरफ से आ रही है, लेकिन डेफिनेटली इसके अलावा भी कुछ और कंपनियां जो बीएमसी में बड़े ऑर्डर मिलती रही है। एससीसी हम जानते हैं, कोस्टल रोड, पहला कोस्टल रोड एससीसी ने ही बनाया था जो वर्ली से लेकर बांद्रा तक है। इसके अलावा एमजीएल को बीएमसी से अच्छा ऑर्डर मिलता है। देवनार डंपिंग ग्राउंड में 1000 टीपीडी क्षमता वाले बायो सीएनजी प्लांट लगाने के लिए भी एमजीएल को ऑर्डर मिल चुके हैं। तो एमजीएल जैसे भी कुछ बड़े नाम हैं, तो ये इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। और लोढ़ा एक बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, जो इंफ्रा डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसमें बड़ा नाम यहाँ पर लोढ़ा डेवलपर, मुंबई के लीडिंग डेवलपर्स में से लोढ़ा भी है। जो मुंबई बीएमसी की तरफ से कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट आते हैं उसमें भी लोढ़ा का नाम रहता है। चलिए लिस्ट पर ज़रूर नज़र रखिएगा। लेकिन इस बीच पॉलीकैब के नतीजे हैं, देख लेते हैं कि किस तरह के नतीजे रहे हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड ईबिटा मार्जिन्स घटा है, 13.8% से घटकर 12.7% हो गया है। कंसोलिडेटेड मुनाफा देखिए 458 करोड़ से बढ़कर 622 करोड़। कंसोलिडेटेड आय 5226 करोड़ से बढ़कर 7636 करोड़। ईबिटा भी बढ़ा है, मार्जिन भी बढ़े हैं, मुनाफा और आय में भी बढ़ोतरी दिख रही है। हालांकि स्टॉक अभी भी 3% कमजोर है। अब देखते हैं और डिटेल्स लाने की कोशिश करेंगे। पॉलीकैब को लेकर एक राय प्रदीप जी की ले लेते हैं। पॉलीकैब इंडिया पर सर आपकी राय क्या बन रही है प्रदीप जी? ऐसे ही रिजल्ट आया, जिस तरीके का रिएक्शन आ रहा है, मुझे लगता है कि एक बार 7025 7030 आने के लिए रेडी हो रहा है। एक बार अगर 7025 भी ब्रेक करता है ना, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो ऑलमोस्ट 6850 के आसपास है। तो एक बार वेट करना चाहिए, फ्रेश बाइंग तो नहीं करना चाहिए। नेगेटिव एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है, पेशेंस के साथ एक बार वेट करना चाहिए। अगर 7150 इसके ऊपर सस्टेन करता है, फिर से यहाँ पे मोमेंटम आना पॉसिबल होगा। ऑलराइट, तो चलिए पॉलीकैब यहाँ पर एकाएक जो है प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिख रही है, क्योंकि मार्केट्स को जो है उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा ही थी वायर्स और केबल कंपनी से। हमने देखा था कि लगातार कई सारी ब्रोकरेज नोट्स भी आती हुई दिखी थी इन कंपनीज पे और स्टॉक भी ऊपर की तरफ था। और अब जब नतीजे आए हैं वहाँ पर उम्मीद से थोड़े से कम रहे हैं मुनाफे के नंबर्स, और उसके चलते आप देखिए एकाएक प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है, 3.5% का कट। बट अब आगे चलते हैं और बजट ज़रूर आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और सीड कंपनियों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इटिना स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक सरकार बजट सत्र में नई सीड्स बिल ला सकती है। आइए पूरी खबर समझते हैं। प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश बताइए। देखिए, सीड्स प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनीज हैं उनके लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि सरकार आगामी पार्लियामेंट सेशन में एक बिल पेश करने वाली है जिसके जरिए ये इंश्योर किया जाएगा कि जो डुप्लीकेट और खराब क्वालिटी के जो सीड्स हैं जिसकी बिक्री हो रही है या जिसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, इसको रोका जाए। उसको लेकर एक सरकार बिल पेश करने वाली है जिसको कि न्यू सीड्स बिल 2026 का नाम दिया गया है, जो कि सीड्स एक्ट 1966 को रिप्लेस करेगा, जिसमें कई तरह के न्यू प्रोविजंस किए जा रहे हैं। जो सबसे पहला प्रोविजन है वो पेनल्टी मेजर से संबंधित है, जिसमें जो पेनल्टी की रकम है उसको सरकार ने सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, जिसमें यह कहा गया है कि इस वक्त जो पेनल्टी की रकम है 500 रुपए है, उसको बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक किया जा सकता है। साथ ही साथ जो जेल टर्म है 3 साल का के जेल का प्रावधान भी नए पेनल्टी प्रोविजंस में किए जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा सरकार डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहित कर रही है कि वो हाई क्वालिटी सीड्स का प्रोडक्शन करे। इसके लिए इंसेंटिव्स के प्रोविजंस भी किए जा रहे हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स दिया जाए कि वो हाई क्वालिटी सीड्स के प्रोडक्शन डोमेस्टिक मार्केट में करे। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेड सीड्स हैं जिसकी इंपोर्ट की जा रही है विदेशों से, उसकी क्वालिटी को कैसे चेक किया जाए, इसको लेकर भी क्वालिटी मेजर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे सीड्स जिसका कंसाइनमेंट विदेशों से आ रहा है उसको एक स्ट्रिक्ट क्वालिटी मेजर से गुजरना पड़े। और मकसद ये है कि जो क्वालिटी ऑफ सीड्स है उसको इंश्योर किया जाए और डुप्लीकेट सीड्स के डिस्ट्रीब्यूशन को रोका जाए। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इनफैक्ट सरकार इन मेजर्स के जरिए ये इंश्योर करना चाहती है कि डोमेस्टिक मार्केट में
जो सीड्स हाई क्वालिटी सीड्स है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाई जाए। जाहिर तौर पे डोमेस्टिक कंपनीज के लिए काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक बेटर कंज्यूमर बेस मिल सकता है और एक अश्योर्ड मार्केट भी मिल सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो जी हाँ, सीड्स कंपनीज के लिए बड़ी खबर और बजट तक जो है हम देख भी सकते हैं कि ये जितने भी एग्री रिलेटेड काउंटर्स रहते हैं उनमें एक्शन बढ़ जाता है। पर अब कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं मार्केट क्लोज होने में और जी हाँ, आज जितने भी कैपिटल मार्केट प्लेज हैं उनमें एक बढ़िया एक्शन तो रहा ही। इसी के साथ साथ IT पैक में चकाचौंध रही और साथ ही कुछ एक काउंटर्स OMC बास्केट से हमने ये भी सुबह हाईलाइट किया था कि BPCL HPCL में फिर से मूव आ रहा है। इनको एक बार फिर से आप ध्यान में रखिए और वहां पर भी देखिए डे हाई के आसपास आपको ये दोनों ही काउंटर्स दिखेंगे। अब इसी के साथ साथ एक बार फेडरल बैंक पर भी नजर डाल लेते हैं और प्रदीप ये भी देखिए FNO का टॉप गेनर साबित हुआ है। लगभग 10% का उछाल फेडरल बैंक में। पोजीशंस किस तरीके से आप बनते हुए देख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रदीप जानना, क्योंकि देखिए फेडरल बैंक यहाँ पर नतीजे तो अच्छे आए ही, बट 10% का उछाल FNO का काउंटर है। बैंकिंग क्षेत्र में जो है देखिए एक वन ऑफ द की प्लेयर्स है, बट क्या राय रखते हैं आप? 10% की तेजी आज ही दिख गई है। यहाँ पर किस तरीके से डेरिवेटिव्स डेटा में बदलाव हुआ है और मंडे को क्या कुछ उम्मीद करें फेडरल बैंक से? या डेफिनेटली देखिए, जिस तरीके से रैली आया है मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए। इनफैक्ट 278 का हाई है, मुझे लगता है कि एक बार 295 एंड 300 जाने के लिए रेडी हो रहा है। आज तो अपर सर्किट भी लग गया था, उसके बाद सर्किट जैसे ही ओपन हुआ 278 का हाई लगाया। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि यहाँ पे 258 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, डेली वीकली एंड मंथली तीनों टाइम फ्रेम में रिजल्ट भी अच्छा था। सो मुझे लगता है कि एक बार वेट कीजिए। इनफैक्ट फ्रेश बाय करने का भी सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट करता है तो आने वाला 4 से 5 दिनों में 290 298 इजीली पॉसिबल है। तो फेडरल बैंक को लेकर ये राय, एक जियो फाइनेंशियल्स को लेकर एक राय ले लेते हैं प्रदीप जी आपकी। नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए क्योंकि मुनाफा काफी कम हुआ है और उनके ऑपरेशनल खर्चे भी बढ़े हैं। क्या लग रहा है, जियो फाइनेंशियल्स 3% गिरने के बाद मौका दे रहा है क्या प्रदीप जी? देखिए, अभी मुझे लगता है कि मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल पर्टिकुलर स्टॉक को मैं ओवर द लॉन्ग टाइम से मैं ट्रैक कर रहा हूँ। इनफैक्ट फरवरी मंथ के आसपास हमने रिकमेंड भी किया था। सो मुझे लगता है कि 245 250 एक बढ़िया रेंज है एक्यूमुलेशन करने का। अभी एवरेज ना करेंगे तो ही अच्छा है। और जितने भी न्यूज़ आया था कि ब्लैक रॉक एंड जियो फाइनेंस का जो भी डील्स वगैरह सब कुछ डिस्काउंटेड है प्राइस के साथ। मुझे लगता है कि एक बार 240 250 ऑन द वे कमिंग सून नीचे आता है, फिर से स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से 298 का एक ब्रेकडाउन आया है, उसके बाद 280 के नीचे सस्टेन कर रहा है। एक बार स्टॉक 265 में भी मिलता है तो आप एक्यूमुलेशन कीजिए, लेकिन अभी थोड़ा एक वीकनेस कंटिन्यू रहेगा। वीकनेस जारी रह सकती है, यहां से खरीदना शुरू ना कर ले, थोड़ा इंतजार कर ले। सर, कल्याण ज्वेलर्स पर एक राय दे दीजिए। ये भी कई सत्रों से फिर से कमजोर हो चुका है। बिजनेस अपडेट आने के बाद एक अच्छी तेजी दिखी थी, लेकिन उसके बाद से पूरी तेजी वाइप आउट हो चुकी है। कल्याण ज्वेलर्स, यहां पर कुछ राय बन रही है क्या सर? ये 3% आज भी नीचे है। देखिए, मुझे लगता है कि कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पे भी अभी बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक रिसेंटली 500 के नीचे आया है, एटलीस्ट 520 इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हमने देखा मार्केट में बहुत वॉलेटाइल है ओवरऑल। कल्याण ज्वेलर्स, स्काई गोल्ड, सेंको गोल्ड जैसे स्टॉक्स में एक लास्ट वीक मोमेंटम आया था, लेकिन वो मोमेंटम जो है टिक नहीं पाया हायर टाइम फ्रेम में। सो 500 एंड एबो अगर क्लोजिंग मिलता है देन यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल अभी का जो सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो है 452 में स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। फ्रेश पोजीशन 500 के ऊपर ही मेंटेन करना चाहिए। जो पोजीशन बनानी है उसके लिए लेवल आपको प्रदीप जी ने बना दिया है, उससे पहले ना बनाए तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सन फार्मा की बात करते हैं। कंपनी ने स्किन कैंसर की एक दवा भी लॉन्च की थी, लेकिन ओवरऑल ये पूरा सेक्टर ही आज कमज़ोर है और सन फार्मा पे भी आप दबाव देख सकते हैं, 2% नीचे है और यहाँ पर काफ़ी शॉर्ट्स भी वायदा में बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं। प्रदीप जी बताइए, सन फार्मा में क्या करें? सन फार्मा में मैं पॉजिटिव हूं, और जिस तरीके से थोड़ा नीचे आया है एक 1655 एंड 1660 इस जोन से बाय करने का सलाह रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी स्टॉक ने ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बनाया था ऑलमोस्ट 1600 के आसपास, और हमें लगता नहीं कि 1600 के नीचे आपको मिलेंगे। तो जिस तरीके से टॉप बना के नीचे आया है, और मुझे लगता है कि एक बेस फॉर्मेशन होने का हाई पॉसिबिलिटीज है 1630 से लेके 1655 इस रेंज पे बाय ऑन डिप
कीप करके जाइए। थोड़ा बहुत 1 से 2 क्वार्टर का अगर व्यू रहेगा, मुझे लगता है कि अगेन ऑल टाइम हाई पॉसिबल है। और जैसे ही स्टॉक 1725 इसके ऊपर आपको आते हुए दिखाई देंगे, उसमें फिर से आपको स्टॉक ऑल टाइम हाई पे बहुत जोर से स्पीड के साथ आपको मिलेंगे ऊपर। ऑलराइट, तो चलिए सन फार्मा यहाँ पर आपके लिए राय, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जितना भी फार्मा पैक थे उनमें थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर हमने देखा। बट प्रदीप, एक बार जाते जाते आप आरबीएल बैंक पर भी राय दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी 3% का उछाल है। कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने रिसेंटली आरबीएल बैंक पे क्लाइंटों को कॉल भी दिया है, हमारे पास नहीं है, क्लाइंटों के पास है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके का चार्ट है, फिर से आरबीएल बैंक 365 370 जाने के लिए रेडी हो रहा है। और रिसेंटली हमने देखा 295 300 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है आरबीएल बैंक। और जिस तरीके का बेस यहाँ पे हो रहा है, पुल बैक देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि आपको बीटीएसटी कैंडिडेट ही है आरबीएल बैंक। फेडरल बैंक के बाद आरबीएल बैंक मुझे लगता है कि उतना ऊपर अभी आया नहीं, तो इसमें अपॉर्चुनिटी है। आप चाहे तो आपके पोर्टफोलियो में ऐड भी करके जा सकते हैं। 365 370 ऑन द वे। 65 370 ऑन द वे है। आरबीएल बैंक एक अच्छा बीटीएसटी कैंडिडेट बन सकता है, तो चलिए इस पर नज़र ज़रूर रखेंगे। पर चलिए अब मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और तमाम काउंटर्स पर जो है हमसे चर्चा भी की, अपनी बीटीएसटी कॉल्स भी दी, और फिर अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी। पर आज जो है मार्केट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमने एक बार 25,800 के ऊपर भी मार्केट को जाते हुए देखा, और उसके बाद ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्के ज़रूर हुए, पर निफ्टी बैंक ने अपना दबदबा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कायम ज़रूर रखा। अभी आप क्लोजिंग पे भी देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आप निफ्टी बैंक की होते हुए देख सकते हैं। लगभग 500 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी अभी भी आप देखेंगे। और इसी के साथ आईटी पैक ने आज धूम ज़रूर मचाई है। लगभग 6% की तेज़ी के साथ इन्फोसिस जो है निफ्टी का टॉप गेनर बनता हुआ साबित हुआ है। हालांकि एडीआर में 10% का उछाल ज़रूर था, पर फिर भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इन्फोसिस की हम आप देख रहे हैं। बट इन्फोसिस के चलते बाकी आईटी काउंटर्स में भी ज़बरदस्त एक्शन रहा, क्योंकि निफ्टी गेनर्स में से टॉप 5 गेनर्स जो हैं वो आईटी पैक से ही हैं। टेक महिंद्रा 5% का उछाल, विप्रो 2.5%, टीसीएस 2% और एचसीएल टेक 2% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग के लिए तैयार होते हुए। साथ ही साथ बैंकिंग क्षेत्र से जी हाँ कई सारे काउंटर्स में ज़बरदस्त एक्शन रहा। फेडरल बैंक नतीजों के बाद ये तेज़ी थमने का नाम ही नहीं ली, 10% तक का उछाल उसने दिखाया। पर दिग्गजों में एसबीआई जो है निफ्टी के टॉप गेनर्स में ज़रूर शामिल हुआ। ओएमसी काउंटर्स में अच्छा एक्शन रहा, और रिजल्ट के रिएक्शन के चलते हमने पॉली कैप को 4% लुढ़कते हुए देखा। नतीजे जो है मार्केट से थोड़े से कमज़ोर आए थे मार्केट की उम्मीदों से, पर एक शार्प रिएक्शन पॉली कैप में हमने देखा। जियो फाइनेंशियल 3.5% की कमजोरी और इटर्नल जो है 3.5% गिरावट के साथ बंद होते हुए। पर जी हाँ, अब नजर रहेगी रिलायंस पे और साथ ही दिग्गज बैंकिंग के नंबर्स, जिस पे मार्केट जो है मंडे को रिएक्ट करेगा। पर इसी के साथ मुझे और विश्व मोहन जी को दीजिए यहीं पर इजाजत, पर आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि अगले हफ्ते की तैयारी हम जरूर कराएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।